नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है व्यावसायिक संगठन की इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपनियों के प्रकार। देखिए, कंपनियां जो हैं वह मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो निजी कंपनी और दूसरा सार्वजनिक कंपनी। हम विस्तार से अध्ययन करते हैं इनका कि निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनियां होती क्या हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम फटाफट निजी कंपनी से के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। निजी कंपनी क्या है? ठीक है, तो निजी कंपनी को ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये बातें समझ में आती जाएंगी। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, निजी कंपनी से अभिप्राय उस कंपनी से है जो अपने सदस्यों पर अंशों के हस्तांतरण पर रोक लगाती है। यानी कि अपने सदस्य को इस बात पे प्रतिबंध लगाती है अपने सदस्यों के ऊपर कि वह अपने अंशों को किसी अन्य को ना बेचें। दूसरा, जिसमें वर्तमान एवं भूतपूर्व कर्मचारियों को छोड़कर न्यूनतम 2 और अधिकतम 50 सदस्य होते हैं। मेंबर्स जो होंगे वो अधिकतम 50 हो सकते हैं और न्यूनतम कितने होंगे? 2 होंगे। खैर, ये बात पुरानी है। वर्तमान में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या है वो 200 कर दी गई है। ठीक है, 200 सदस्य इसमें हो सकते हैं। जो अंश पूंजी लगाते हैं उसके लिए जनता को ये आमंत्रित नहीं कर सकती। जनता का मतलब पब्लिकली, आप लोगों को एडवर्टीजमेंट के ज़रिए आपके कंपनी के शेयर खरीदने के लिए नहीं बुला सकते, लेकिन आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, रिश्तेदारों के रिश्तेदारों को, दोस्तों के दोस्तों के दोस्तों को आप व्यक्तिगत संपर्क करके किसी को भी अपनी कंपनी में अंश खरीदने के लिए आप राज़ी कर सकते हैं। ठीक है, जो चौथा पॉइंट है वो क्या है? इनकी जो न्यूनतम पूंजी होगी वो 1 लाख रुपए, यह समय समय पर इसे घटाया और बढ़ाया जा सकेगा। ठीक है, अच्छा, यदि कोई निजी कंपनी है ना, उसके ऊपर दिए गए प्रावधानों में से किसी एक का भी वह उल्लंघन करती है तो निश्चित रूप से यह कंपनी निजी नहीं रहेगी। उसको तुरंत जो है ना, उस सार्वजनिक कंपनी की कैटेगरी में रख लिया जाएगा। ठीक, क्या ये बात समझ में आती है आपको? और कुछ बातें और भी हैं। कुछ छूटें इसे मिलती हैं, उन छूटों से भी यह वंचित हो जाएगी। तो वो छूट कौन कौन सी हैं, हम जल्दी से ज़रा देख लें। जो छूट मिलती है निजी कंपनी को, उसमें आता है कि एक निजी कंपनी के निर्माण के लिए केवल 2 सदस्यों की आवश्यकता है। अगर सार्वजनिक कंपनी वह हो जाएगी तो उसको कम से कम 7 सदस्यों की आवश्यकता होगी। प्रविवरण जारी करने की आवश्यकता नहीं है। प्रविवरण यानी कि प्रोस्पेक्टस होता है, और प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है, जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको एक बुकलेट मिलती है। उस बुकलेट में कॉलेज के सभी अच्छी अच्छी बातें, सभी उपलब्धियों का वर्णन होता है। उसको पढ़ करके छात्रों और अभिभावकों का मन बनता है कि वहाँ वह एडमिशन लें या कराएं अपने बच्चों का। तो ऐसा ही कुछ है प्रोस्पेक्टस कंपनी के संदर्भ में। इसमें कंपनी के संबंध में सारी महत्वपूर्ण अच्छी अच्छी बातें होती हैं, जिनके आधार पर जो इन्वेस्टर्स हैं वह आकर्षित होते हैं कंपनी के शेयर खरीदने के लिए। तो प्रविवरण को जारी करने की आवश्यकता नहीं होती एक निजी कंपनी को, लेकिन सार्वजनिक कंपनी के लिए ये अनिवार्य है जारी करना। क्या चीज़ जारी करना अनिवार्य है? प्रविवरण, जिसे हम प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। ठीक है, निजी कंपनी के अंशों के अभिदान के लिए जनता को आमंत्रित करने की ज़रूरत नहीं। तो जनता को अगर आमंत्रित नहीं करना, देखिए कॉलेज में एडमिशन करने के लिए आप पब्लिक को आमंत्रित करते हो ना, लेकिन अगर आपको पब्लिक को आमंत्रित नहीं करना है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कोई बुकलेट इशू करो। ठीक है, न्यूनतम अभिदान की राशि के लिए बिना भी आप अंशों का आवंटन कर सकते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन एक चीज़ होती है, उसके बगैर भी आप जो है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बगैर भी आप चाहें तो अंशों का आवंटन कर सकते हैं। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है, संक्षेप में जान लीजिए। आप जितने भी शेयर्स इशू करते हैं, इशू करना मतलब लोगों को जितने शेयर खरीदने के लिए आमंत्रित करते हैं, मान लिया इनकी संख्या 100 है, 100 अंशों के लिए आपने लोगों को आमंत्रित किया कि वो खरीदें, तो इनमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा इसका 90%, अर्थात 90 अंश। अगर 90 अंशों के लिए कम से कम, ठीक है, और अगर सब्सक्रिप्शन नहीं आता है तो एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में आप जो भी अंश इशू करना चाहते थे उसमें जितने के लिए एप्लीकेशंस आए भी हैं, आप उनका भी आवंटन नहीं कर सकते, अर्थात उन्हें आप उन लोगों के नाम अलॉट नहीं कर सकते जिन्होंने अप्लाई करा है। तो वहाँ एक शर्त है, कम से कम
90% आवेदन आने की, 90% किसका, जितने आपने आवेदन मांगे हैं उसका, इसी को हम बोलते हैं न्यूनतम आवेदन राशि या मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो बहुत कठिन नहीं है, समझ गए होंगे, बाकी डिटेल में हम इसे बाद में जानेंगे। जो दा वाला है, एक निजी कंपनी जो है ना, ये समामेलन प्रमाण पत्र पाने के बाद से ही व्यवसाय शुरू कर सकती है। जो सार्वजनिक कंपनी होती है वो समामेलन यानी कि सर्टिफिकेशन ऑफ जो अमल इनकॉर्पोरेशन है, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कि रजिस्ट्रेशन, कंपनी का रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है वो पाने के बाद सार्वजनिक कंपनी बिजनेस शुरू नहीं कर सकती। कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बाद उसको बिजनेस प्रारंभ करने का भी एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। तो वो सार्वजनिक कंपनी को चाहिए, निजी कंपनी को इससे छूट है, वो केवल अपने समामेलन यानी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के बाद ही बिजनेस अपना शुरू कर सकती है। तो ये 4 छूट हैं। संक्षेप में फिर से, 2 सदस्य चाहिए निजी कंपनी को, 7 सदस्यों की अपेक्षा सार्वजनिक कंपनी के, इसको अपना प्रविवरण जारी करने की आवश्यकता नहीं है, इसको न्यूनतम अभिधान राशि से भी मतलब नहीं है, और इसको कंपनी के समामेलन के तुरंत बाद ही बिजनेस प्रारंभ करने का छूट है, और इसे ज़रूरी नहीं कि यह बिजनेस प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र कंपनी के रजिस्ट्रार से प्राप्त करे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी इसमें छूट हैं, उन्हें भी ध्यान से सुन लें। एक निजी कंपनी में 2 निदेशक होने चाहिए, सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 निदेशक होने चाहिए, तो 2 निदेशक की एक छूट है इसे। एक निजी कंपनी को सदस्यों की अनुक्रमणिका रखने की आवश्यकता नहीं होती। अनुक्रमणिका का मतलब होता है एक लिस्ट, ठीक है, एक इंडेक्स जहाँ पे सारे सदस्यों की नाम, पता, फ़ोन नंबर वगैरह होते हैं। निजी कंपनी को ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। एक निजी कंपनी में निदेशकों को ऋण देने पर किसी भी प्रकार का प्रबंध नहीं, डायरेक्टर को भी निजी कंपनी में ऋण दिया जा सकता है, सार्वजनिक कंपनी में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, बिना सरकारी अनुमति के नहीं हो सकता, सरकारी अनुमति के बाद किया जा सकता है। और एक और ख़ास बात है, निजी कंपनी के लिए अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाना पड़ेगा। प्राइवेट लिमिटेड, ये आपने सुना होगा, कई कंपनियों के आगे लगता है प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अगर कोई निजी कंपनी है तो उसके आगे प्राइवेट लिमिटेड लगेगा। एलटीडी एक शब्द दिखा होगा, हर जगह लिखा होता है बैनर वगैरह पे, एलटीडी का मतलब लिमिटेड होता है। प्राइवेट लिमिटेड निजी कंपनी को लगाना पड़ता है, और जितनी भी सार्वजनिक कंपनियां हैं उन्हें अपने नाम के आगे लिमिटेड शब्द को लगाना अनिवार्य है। तो कुछ और बातें सार्वजनिक कंपनी के बारे में जानते हैं। सार्वजनिक कंपनी वह कंपनी होती है जो दरअसल निजी कंपनी नहीं है। आपने अभी जो पढ़े हैं ना, जो भी निजी कंपनी के यहाँ पे लक्षण पढ़े, अगर आप सार्वजनिक कंपनी की बात करें तो वो सारे लक्षण सार्वजनिक कंपनी में नहीं होते हैं, ठीक है, ओके। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक सार्वजनिक कंपनी कौन होगी? एक सार्वजनिक कंपनी वह कंपनी होगी जिसमें पूंजी कम से कम 5 लाख रुपए और समय समय पे निर्धारित की गई, इसके अलग अलग अधिक धनराशि भी हो सकती है। कम से कम 7 सदस्य होंगे, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। अंशों के हस्तांतरण पर इसमें कोई रोक नहीं है। हस्तांतरण का मतलब है कि जैसे मान लिया मैं ए हूँ और मेरे पास किसी कंपनी के कुछ शेयर हैं, तो मैं किसी को भी वो शेयर बेच सकता हूँ कभी भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, उसके बाद में आता है डी पॉइंट। डी पॉइंट को आप देख सकते हैं कि जो अपनी अंश पूंजी के अभिदान के लिए जनता को आमंत्रित करती है, तो जनसाधारण को इसकी सार्वजनिक जमा में रुपया जमा करा सकते हैं। मतलब जो अपनी अंश पूंजी के अभिदान के लिए जनता को आमंत्रित कर सकती है और जनसाधारण इसमें अपना पैसा भी जमा कर सकते हैं, ये वो कंपनी है जो पब्लिक को आमंत्रित कर सकती है। और लोग अगर चाहें तो इसमें डिपॉजिट भी कर सकते हैं, वो भी इसका तरीका है। वो डिपॉजिट जो करते हैं, जैसे मान लिया हम ये बोलेंगे कि कोई भी व्यक्ति अपनी पूंजी को इन्वेस्ट कर रहा है तो वो अंश खरीदेगा, और अगर कोई व्यक्ति अपना पैसा जमा करना चाहे सिर्फ, तो वो बॉन्ड खरीदेगा, बॉन्ड, ठीक है।
बॉन्ड भी इशू कर सकती हैं सार्वजनिक कंपनियां। ठीक है, तो आपने अभी तक संक्षेप में जो जाना उसको हम थोड़ा सा इतना एक टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जो विभिन्न व्यावसायिक संगठन के स्वरूप आपने पढ़े, एकाकी पढ़ा, साझेदारी पढ़ा, सहकारी संस्थाएं पढ़ी, फिर उसके बाद में आपने कंपनी भी पढ़ी। तो इसमें से आप जब बिजनेस को प्रारंभ करने वाले हैं तो आप किस स्वरूप का चयन करें। तो देखिए, कोई भी स्वरूप अच्छा या बुरा नहीं है, ये आपके उद्देश्य के आधार पर निर्भर करता है कि कौन सा स्वरूप आपके लिए अच्छा होगा। तो कौन कौन सी बातें हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखें तो आप ये तय कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा स्वरूप बेहतर होगा। तो प्रारंभिक लागत, देखिए जहाँ तक प्रारंभिक लागत का संबंध है, एकल स्वामित्व में सबसे कम खर्चा आता है, साझेदारी में उससे थोड़ा सा ज़्यादा आता है, और कंपनियों में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। ठीक है, कंपनी में तो औपचारिकताएं बहुत ज़्यादा होती हैं, जितना आपकी एकाकी व्यापार की पूरी पूंजी होगी उससे कहीं ज़्यादा खर्चा उसके रजिस्ट्रेशन पर ही हो जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर आपके पास कम खर्चा करने के लिए है तो एकाकी व्यापार बहुत अच्छा होगा। अगर आप ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं, ज़्यादा आपका बजट है, तो आप कंपनी बिजनेस में जा सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात दायित्व की, अगर कोई व्यक्ति दायित्व जो है वह असीमित बियर कर सकता है, यानी इतना रिस्क ले सकता है, तो एकल दायित्व वह चुनेगा या साझेदारी चुनेगा, क्योंकि इसमें दायित्व असीमित होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसका जो दायित्व है वह सीमित रहे तो उसको कंपनी, व्यवसाय या सहकारिता, ठीक है, ये चुनना होगा। ठीक, निरंतरता की बात करें तो एकाकी व्यापार में, साझेदारी में आपने जाना था कि उसमें निरंतरता नहीं थी। ये कुछ घटनाएं ऐसी थीं जिसकी वजह से निरंतरता का अभाव था। संयुक्त हिंदू परिवार या सहकारी समितियां, कंपनियों में इसमें निरंतरता एकल व्यापारी और साझेदारी संस्थाओं की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में आप निरंतरता के ऊपर जितना फोकस करेंगे उसी के अनुसार आपको बिजनेस का स्वरूप चुनना होगा। ठीक है, एक और बात आती है प्रबंधन की योग्यता की। तो आप जानते हैं कि एकाकी व्यापार या साझेदारी संगठन की अपेक्षा कंपनी में जो प्रबंध की योग्यता है वो ज़्यादा इस तरह से होती है क्योंकि कंपनी के पास संसाधन ज़्यादा हैं। ये हाईली पेड पेशेवर प्रबंधकों को अपॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रबंधन जो है वो काफ़ी हाई क्वालिटी का होता है, वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, कम्पिटेंट होते हैं। तो आपको ये डिपेंड करता है कि आप प्रबंधन को किस रूप में चाहते हैं। ठीक, इसके बाद में कुछ और पॉइंट आते हैं। पूंजी की आवश्यकता, बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता है तो कंपनी फार्म ही चुनना पड़ेगा। थोड़ी सी कम चाहिए तो आप वहाँ पे साझेदारी चुन सकते हैं। ठीक है, अगर और कम चाहिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली चुन सकते हैं। सबसे कम चाहिए तो एकल व्यापारी के तौर पे आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है नियंत्रण। अगर आप चाहते हैं कि एकमात्र नियंत्रण आपका रहे, निर्णय लेने का पूरा अधिकार आपका रहे, तो एकल स्वामित्व तो आपके लिए अच्छा है। अगर आप लोकतांत्रिक ढंग से जाना चाहते हैं तो कंपनी अपना सकते हैं। अगर आप मिलजुल के कोई काम करना चाहते हैं तो साझेदारी। व्यवसाय की प्रकृति की अगर हम बात करें तो अलग अलग टाइप के बिजनेस होते हैं। जैसे किसी को अगर ग्राहकों के संपर्क में डायरेक्टली रहना पड़ता है तो परचून की दुकान वगैरह पे एकल स्वामित्व ही अच्छा है, क्योंकि आप डायरेक्ट टच में किसी के रह सकते हैं, वो एकल स्वामित्व में होता है। कभी मुकेश अंबानी साहब से आके आपकी कोई बात हुई कि भाई साहब ये हमारा मोबाइल है, ये हमारी अलग अलग प्रोडक्ट हैं, ज़रा ले लीजिए, ऐसा होता है क्या? क्या पर्सनल टच आपका उनसे है? नहीं है ना, क्योंकि वो कंपनी संगठन में आते हैं। वहाँ पर पर्सनल टच नहीं होता, व्यक्तिगत संपर्क नहीं होता। ठीक है, तो अगर आप व्यवसाय की प्रकृति को देखेंगे उसके अनुरूप आपको बिजनेस को चुनना होगा। हम फाइनली यह कह सकते हैं कि जितने भी घटक ऊपर आए हैं वो सब एक दूसरे से संबंधित हैं। पूंजी का योगदान और जोखिम व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुसार ये सब बदलते रहते हैं। अर्थात व्यवसाय संगठन का जो भी स्वरूप दायित्व की दृष्टि से छोटे पैमाने पर व्यवसाय चलाने के लिए उपयुक्त होता है, वही बड़े पैमाने पर चलाने के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। तो छोटे स्तर पर अगर आप बिजनेस चलाना चाहते हैं तो आपको एकल व्यापारी या साझेदारी वगैरह चुनना चाहिए, और बड़े पैमाने पे जानना चाहते हैं तो कंपनी अच्छा रहेगा। तो ये कुछ बातें थी, अगर आप इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आप इसे समझ सकेंगे। तो इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पे पूरा होता है। ये कुछ सारांश हैं, सारांश की ये सारी चीज़ें एकल स्वामित्व के बारे में। ठीक है, आप बहुत ध्यान से पढ़ें, यहाँ से आपको बहुत कुछ रिपीट करने का, रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा। संयुक्त हिंदू परिवार के बारे में कुछ बातें हैं, कुछ बातें साझेदारी, सहकारी संगठन और कंपनियों के बारे में, संयुक्त पूंजी कंपनी के बारे में जो महत्वपूर्ण घटक हैं वो यहाँ पर ये बताए गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।